नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी जिंदगी भाई किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। एक ऐसा डॉन जिसने सिर्फ एक जिले पर नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी सरकार को ही किडनैप करने की कोशिश की थी। अब सवाल ये है कि कोई चुनाव हारने के बाद जीत कैसे सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यकीन मानिए यही वो सवाल है जो हमें सीधे मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी के सबसे कह सकते हैं सबसे दुस्साहसिक कारनामे तक ले जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जगह है बिहार और साल है 2000। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और सियासी गलियारों में एक अजीब सी उलझन भरी खामोशी है। देखिए, हुआ ये कि किसी भी पार्टी को साफ साफ बहुमत नहीं मिला। मतलब त्रिशंकु विधानसभा। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए होता है ना, उससे पूरे 39 विधायक कम थे। तो अब सत्ता की चाबी किसके हाथ में थी? दूसरों के। और जब सत्ता दांव पर हो तो फिर सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं। आरजेडी को किसी भी तरह बहुमत चाहिए था और ये जिम्मेदारी दी गई एक ऐसे शख्स को जो अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और उस शख्स का नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बस यहीं से शुरू होता है भारतीय राजनीति का शायद वो सबसे चौंकाने वाला किस्सा। एक ऐसी कहानी जहां लोकतंत्र को ही बंधक बना लिया गया था। आप जरा हिम्मत तो देखिए, शहाबुद्दीन ने कांग्रेस के 8 और एक निर्दलीय विधायक यानी कुल 9 एमएलएस को पटना के एक बड़े आलीशान होटल पाटलिपुत्र होटल में किडनैप कर लिया। मकसद एकदम साफ था कि फ्लोर टेस्ट के दिन ये सभी के सभी विधायक आरजेडी के पक्ष में वोट डालें। और कहानी यही खत्म नहीं होती। जब 2 विधायकों ने भागने की कोशिश की तो कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने अपने दोनों हाथों में पिस्तौल लहराई और उन्हें वापस कमरों में जाने को कहा। और बस इसी तरह बंदूक के नोक पर राबड़ी देवी की सरकार बच गई। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि एक सांसद में, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि वो एमएलएस को ही किडनैप कर ले। भाई, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, शहाबुद्दीन के अतीत में। देखिए, शहाबुद्दीन कोई मामूली गुंडा नहीं था। इसके 2 चेहरे थे। एक तरफ वो था डॉक्टर शहाबुद्दीन, जिसके पास पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी की डिग्री थी, जो अक्सर गीता, कुरान और बाइबल की बातें करता था। और फिर था दूसरा चेहरा, हिस्ट्री शीटर शहाबुद्दीन का। सिर्फ 19 साल की उम्र में पहला क्रिमिनल केस, और उसके 1 साल बाद ही पुलिस ने उसे ग्रेड ए का हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। इसका मतलब था लाइलाज, यानी इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सवाल ये है कि इतना सब होने के बावजूद उसे अपने इलाके में इतना सपोर्ट कैसे मिलता था? जवाब है उसकी रॉबिनहुड वाली इमेज। उसने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया और सीवान के हजारों नौजवानों को गल्फ देशों में नौकरियां दिलवाईं। अब जाहिर है, जब लोगों के घरों में पैसा आने लगा तो शहाबुद्दीन उनके लिए मसीहा बन गया, एक साहिब बन गया। लोग उसे साहिब कहकर बुलाने लगे। और इसी साहिब के टाइटल के साथ शहाबुद्दीन बन गया सीवान का बेताज बादशाह। एक ऐसा इलाका जहां कानून और व्यवस्था का मतलब सिर्फ एक ही नाम था, मोहम्मद शहाबुद्दीन। हालत ये थी कि सिवान में लोग पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी जाने के बजाय अपनी दिक्कतें लेकर सीधे शहाबुद्दीन की अदालत में पहुंचते थे। वो खुद ही जज था, खुद ही जूरी, और उसका फैसला ही आखिरी होता था। और उसे चुनौती देने की हिम्मत अरे किसी में नहीं थी। और उसका ये दबदबा सिर्फ आम लोगों तक ही नहीं था। नहीं, उसने तो पुलिस और प्रशासन को बार बार खुली चुनौती दी, चाहे वो सीवान के एसपी एसके सिंगल के काफिले पर हमला करना हो या फिर एसपी बच्चू सिंह मीना की टीम के साथ घंटों तक गोलियां चलाना। शहाबुद्दीन ने हर बार यही साबित किया कि वो सिस्टम से ऊपर है। अरे यहाँ तक कि जब स्टेट की डीजीपी डीपी ओझा ने उसे पब्लिक में हार्डकोर क्रिमिनल कहा, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बेखौफ रहा। और उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत तो अब सुनिए। जेल में बंद होने के बाद भी उसका राज खत्म नहीं हुआ था। उसने सीवान के एक हॉस्पिटल के एड्स वार्ड पर ही कब्जा कर लिया था और वहीं से अपना दरबार लगाता था। आलम यह था कि शहाबुद्दीन जेल सुपरिटेंडेंट की कुर्सी पर बैठता था और सुपरिटेंडेंट खुद बाकी लोगों के साथ जमीन पर। लेकिन कहते हैं ना, हर डॉन की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। शहाबुद्दीन के लिए
ये मोड़ लेकर आया एक साधारण सा दुकानदार का परिवार, एक ऐसा परिवार जिसने उसके आतंक के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। और ये कहानी शहाबुद्दीन के क्रूर राज के शायद सबसे काले पन्ने को दिखाती है। हुआ ये कि एक दुकानदार थे चंदा बाबू। जब उन्होंने रंगदारी देने से मना किया तो उनके 3 बेटों को किडनैप कर लिया गया। फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 2 बेटों गिलीश और सतीश को बेरहमी से तेजाब से नहलाकर मार दिया गया। जो तीसरा बेटा था राजीव, वो किसी तरह बच निकला और इस पूरी घटना का इकलौता चश्मदीद गवाह बना। लेकिन अपनी गवाही से ठीक 3 दिन पहले शहर के बीचों बीच राजीव का भी मर्डर कर दिया गया। इस एक जघन्य अपराध ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब सिस्टम पर जबरदस्त दबाव था और बस यहीं से शहाबुद्दीन के बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब कानून का पहिया घूमने लगा, धीरे धीरे, पर घूम जरूर रहा था। उसे एक के बाद एक कई मामलों में सजा सुनाई गई। 2009 में उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। फिर 2016 में जब उसे हाई कोर्ट से जमानत मिली तो चंदा बाबू और बिहार सरकार मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उसकी जमानत रद्द की बल्कि एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उसे सीवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया और ये एक निर्णायक मोड़ था। सोचिए, तिहाड़ भेजे जाने से पहले शहाबुद्दीन 11 साल जेल में था, लेकिन सिवान जेल तो उसके लिए घर जैसा था, एक किला था। असल खेल तो तब बदला जब वो तिहाड़ गया। तिहाड़ जाने का मतलब था सिवान से उसका कनेक्शन खत्म, उसका दबदबा खत्म और उसका खौफ भी खत्म। और फिर तिहाड़ जेल में अपनी सल्तनत से मीलों दूर मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची। 1 मई 2021 तिहाड़ जेल में अपनी सजा काटते हुए कोविड-19 की वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत हो गई। सिवान के उस बेताज बादशाह का अंत उसकी सल्तनत से बहुत दूर, एक तरह से गुमनामी में हुआ। लेकिन क्या शहाबुद्दीन के साथ उसका वो दौर भी खत्म हो गया? शायद नहीं। देखिए, उसकी पत्नी हिना शहाब उसकी सीट से 3 बार चुनाव लड़ी, हालांकि हर बार हारी। पर 2024 में जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़ी और इससे ये तो साबित हो गया कि साहिब के नाम पर आज भी अच्छी खासी वफादारी और वोट मिलते हैं। और अब तो उसका बेटा उसामा शहाब भी ऑफिशियली आरजेडी के साथ राजनीति में आ चुका है। यानी ये साफ संकेत है कि ये विरासत आगे भी चलती रहेगी। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन तो चला गया, लेकिन क्या वो सिस्टम, वो राजनीति और अपराध का गठजोड़ जो शहाबुद्दीन जैसे किरदारों को पैदा करता है, उन्हें पालता पोसता है और उन्हें इतना ताकतवर बनाता है, क्या वो कभी खत्म होगा? सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।